दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों हम लोग इस समय सेक्शनल टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों 5 सब्जेक्ट की हम लोगों ने 5 टेस्ट सीरीज अब तक सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग दोस्तों जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं यह छठी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं, जो शुद्ध रूप से दोस्तों इकोनॉमिक्स की है। इकोनॉमिक्स के जितने प्रश्न हैं सब के सब इकोनॉमिक्स में मिलेंगे। बढ़िया बात यह है कि हर एक टॉपिक को पूरे इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस से आपको टच करा दिया गया है। आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि इकोनॉमिक्स में प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो दोस्तों चले हम लोग देखते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को आप फॉलो कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ दोस्तों देखें, पहले वाले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ की जन्म दर के संदर्भ में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, चुनकर बताना है कौन सा सही है। आप यहाँ पर इंग्लिश जो है वर्जन वाला प्रश्न देखते जाएंगे। तो यहाँ आपसे देखिए पूछा जा रहा है, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। बिल्कुल है मेरे भाई, नगरीकरण होगा, शहरीकरण होगा, एक जगह रहना होगा, ज़्यादा बच्चों को पालना मुश्किल हो जाता है, न्यूक्लियर फैमिली रहती है। तो बिल्कुल है दोस्तों, ये नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल। दूसरी कह रहे हैं कि ऊँची साक्षरता दर निम्न जड़ से सीधा संबंध है। बिल्कुल मेरे भाई, अगर साक्षरता ज़्यादा रहेगी, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे तो इसके बारे में नॉलेज होगा, हाँ बच्चा होगा, उसको पढ़ाना लिखाना, पालन पोषण, उसको एक बेहतर भविष्य देना, तो जन्मदर को कम करेंगे। तो यस, साक्षरता जन्मदर से संबंध रखती है। वहीं पर कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो ऐसा नहीं सोच पाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। बहुत अच्छा, एक से बढ़कर एक आपको प्रश्न मिलने वाले हैं मेरे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखा करिए आप लोग। और दोस्तों क्या करिए ना, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अपने आप को जांचा करिए। इसी बहाने आपको जो है मॉक टेस्ट भी हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, कितना कर ले रहे हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आप जो आज की हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसमें आप कितना कर ले रहे हैं। तो इससे आपका अंदाज़ा लगेगा कितना आपका तैयारी बेहतर है। तो कथन कारण वाला सवाल है, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना, यानी ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। बिल्कुल नहीं मानती है मेरे भाई। वो लोग देखते होंगे ना कि जहां मन करा लोटा उठाए चल दिए। उनको लगता है कि ये घर पे शौचालय बनाना ठीक नहीं है, ये तो हमारे लिए नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग इससे गाँव से होंगे तो परिचित होंगे इस बात से। यहाँ कह रहे हैं कारण इसका क्यों खतरा नहीं मानती है। तो देखें, कह रहे हैं पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों के लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। बिल्कुल मेरे भाई, हमारे दादाजी जो हम लोग पूछते थे तो यही बताते थे कि आगे जो है शीतला माँ है, नीम का पेड़, पिछवाड़े चौरा माई हैं, तो ऐसे बनाना ठीक नहीं है। ये सब घर मंदिर होता है, घर में ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सब उनको बांध के रखा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाली पहली वाली बात मतलब ये दूसरी वाली बात पहली को कारण नहीं बता पा रही है। हैं तो दोनों सही, लेकिन उसका कारण नहीं बता पा रही है, क्यों खतरा नहीं मानती है। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चले दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। आप इंग्लिश वर्जन का प्रश्न जरूर देखते जाएंगे मेरे भाई। आपको ज़्यादातर लोग हिंदी के ही करते हैं, कुछ लोग का इंग्लिश रहता है, तो दोनों में हम नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहे हैं एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है, यानी कोई शहर गांव से किस मामले में डिफरेंट होता है, अलग होता है, उसको आपको बताना है और उसका आपको कूट प्रयोग करके सही ऑप्शन को चुनना है। तो मेरे भाई सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में बिल्कुल आप देखोगे गांव के लोग समाज से कितने दूर दूर तक जुड़े होते हैं। कोई अगर मर जाता है तो उसके दरवाजे पर जाते हैं और उसको शमशान तक पहुंचा आते हैं। वहीं शहर वाले देखते हो छत पर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों दूसरा वाले को देखें, करें पारिवारिक संरचना के संदर्भ में बिल्कुल मेरे भाई, गांव में ज्वाइंट फैमिली रहती है, शहरों में वही न्यूक्लियर फैमिली हो जाता है। यहाँ पर तीसरे वाले को देखें तो कह रहे हैं कि रहन सहन के तरीके के संदर्भ में बिल्कुल मेरे भाई, गांव और शहर में आप देखेंगे रहन सहन खान पान थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ करें आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में बिल्कुल मेरे भाई, गांव के लोग ज़्यादातर किसी पशुपालन में होते हैं और शहर के लोग दूसरे के यहाँ मेहनत मजदूरी करने जाते हैं। तो सब सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। ऐसे ऐसे दोस्तों फैक्चुअल कंसेप्चुअल सवाल आपको मिलेंगे। और मेरे भाई अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आ रही हो, हमारी मेहनत का ज़रा सा भी आपको लाभ हो रहा हो या हुआ हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। बड़े बड़े लोग तो कितना वसूल लेते हैं बच्चों, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे भाई हमने अपनी जॉब छोड़कर आपके लिए दोस्तों इतना बड़ा प्रण लिया है। तो आप मेरे भाई वीडियो को कम से कम एक लाइक करके, सब्सक्राइब नहीं किए तो करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें मेरे भाई। चले हम देखते हैं चौथे वाले में, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है आपको।
शहरी वृद्धि सूचक है। तो शहरी वृद्धि सूचक है यानी जो शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है उसका इंडिकेटर क्या है, सही प्रयोग करके हमें उत्तर को चुनना है। तो मेरे भाई पहला वाला अगर हम देखें तो कह रहे हैं कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी। तो कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी तो हो रही है, यस मेरे भाई, शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, शहरी सूचक है ही। तो यानी कुल जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार के लिए शहरों में वो माइग्रेट करेगी, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ का बढ़ेगा ही। शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि, बिल्कुल वृद्धि होगी। देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का, देश शहरी जनसंख्या वृद्धि का मतलब देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इसीलिए शहर वृद्धि हो रही है। शहरी क्षेत्रों में आय की वृद्धि का, बिल्कुल मेरे भाई, क्योंकि शहर हो जाता है, उद्योग धंधे हो जाते हैं तो वहाँ इनकम का सोर्स हो जाता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं। तो यहाँ पर सब के सब सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी बन जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ 5वें वाले में देखें तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे आरबीआई द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, कई सारा फैक्ट सीखेंगे, थोड़ा आराम से धैर्य से। तो आरबीआई के द्वारा किसे निर्धारित नहीं किया जाता है। जो दोस्तों बैंक दर आप लोग जानते हैं, आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को दीर्घकालिक उधार देता है, दीर्घकालिक उधार मतलब 90 दिन से अधिक के लिए, तो उसे बैंक दर कहते हैं, ये भी आरबीआई तय करता है। सीआरआर जानते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ये भी दोस्तों ये क्या होता है कि बैंक का अपना एक हिस्सा लगभग 4% तो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो आरबीआई वो सीमा तय करती, ये भी दोस्तों सही है। अब यहाँ पर देखें हम लोग एसएलआर के दोस्तों हम लोग फुल फॉर्म पढ़े हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रैशनल। इसका क्या होता है कि बैंकों को अपना जो उसके पास जमा पैसा है उसका एक हिस्सा यानी लगभग 18% अपने पास ही रखना पड़ता है, तो उसे हम लोग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जो है रेशियो बोलते हैं। तो ये सब तो हैं, ये सब आरबीआई के द्वारा तय करते हैं कितना आपको रखना है, कितना हमारे पास रखना है और कितने पर हम आपको ब्याज देंगे, ये सब आरबीआई तय करता है। लेकिन ये पीएलआर जो है दोस्तों ये आरबीआई तय नहीं करता है, ये जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो खुद तय करते हैं। तो ये पीएलआर का है दोस्तों, ये प्राइम लेंडिंग रेशियो है। प्राइम लेंडिंग रेशियो का मतलब बैंक जो होता है ना अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को जो है थोड़ा सा कम रेट पर मतलब लोन देता है। जैसे बाकी लोगों को अगर मान लीजिए 7% पर दे रहा है, अगर उसका कोई विश्वसनीय ग्राहक है, बार बार लोन लिया है, सही समय पर जमा कर दिया है, तो उसे मान लीजिए वो 5% पर दे देगा। तो यानी अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक पर कोई बैंक कितने दर पर लोन दे रही है तो उसे प्राइम लेंडिंग रेशियो बोल देते हैं। ये आपका सी हो जाएगा। ये आरबीआई नहीं तय करती है, ये कॉमर्शियल बैंक तय करते हैं। बहुत अच्छा, समझ गए होंगे आप, उम्मीद है आपसे। ऐसे ही दोस्तों अगर पढ़ोगे ना एग्ज़ाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आपका दोस्तों अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, तो आप दुविधा वाले प्रश्न को भी कर लोगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, यहाँ आप कई सारा फैक्ट सीखने वाले हैं। तो आपसे यहाँ मौद्रिक नीति पूछ रहा है, ऐसे नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा आपको ले चलते हैं, ऐसे बता देते हो तो ऐसे आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो आर्थिक नीति होती है, आर्थिक नीति कौन बनाता है दोस्तों? 2 लोग मिलकर बनाते हैं। कौन कौन बनाता है यहाँ दोस्तों? एक आरबीआई बनाती है, आरबीआई उसकी 6 सदस्यों वाली संस्था, 6 सदस्यों की समिति होते हैं, 3 सरकार के होते हैं, 3 आरबीआई के, और एक राजकोषीय नीति। यानी यहाँ पर एक आपकी यहाँ आरबीआई जो बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जो आरबीआई बनाती है उसे हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं, और जो सरकार बनाती है, सरकार का वित्त मंत्रालय, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। तो राजकोषीय नीति, यहाँ आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, समझ जाइएगा, जगह नहीं है तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है, तो आप यहाँ पर क्या देख लिए? राजकोषीय नीति के विपरीत राजकोषीय नीति का पूरक, यस दोस्तों, क्योंकि जो आर्थिक नीति होती है मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति मिलकर आर्थिक नीति को तैयार करती हैं। तो ये समझ गए, तो यानी यहाँ राजकोषीय नीति का पूरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों मेरे, तब दिमाग में आपके घुसेगा। अभी और ऐसे ऐसे आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ आएगी जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं हर जगह। यहाँ देखें 7वें वाले में दोस्तों, वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक करेंगे मेरे भाई, हमारा कहना मजबूरी है, क्योंकि बाकी लोग जो नए बच्चे आते हैं ना तो उनको लगता है कि यार इसका लाइक व्यू कम से है तो अच्छा नहीं होगा। तो मेरे भाई हमारी मेहनत जो है पूरी को पूरी बेकार हो जाती है मेरे भाई। तो आप लोग अगर समझ रहे होंगे, स्टूडेंट ही होंगे, तो हमारी मजबूरी को समझ रहे होंगे। तो यहाँ देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, मौद्रिक नीति निर्माण में कौन करता है? तो अभी जस्ट मेरे भाई बताया, मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है, राजकोषीय नीति सरकार बनाती है। तो ये आरबीआई बनाती है, हमने जो इतना मेहनत किया हमें फल मिल गया, ज़्यादा हमें नहीं करना पड़ा। और यहाँ पर तो सेबी ओबी तो दोस्तों ये सब अलग बात है, अभी आएगा तो उसे हम लोग देखेंगे। आगे चलें, अगर हम लोग यहाँ पर देखें 8वें वाले में,
तो देखें यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों यानी जो कॉमर्शियल बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपसे ये क्या पूछ रहे हैं कि आरबीआई, वही मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था ना, कोई कमर्शियल बैंक, मान लीजिए आपके गांव में कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास जितना पैसा जमा हुआ ना, तो उसका एक खास परसेंट, उसका एक खास प्रतिशत, एक खास भाग अपने पास रखना पड़ता है, अपने ही पास रखना होता है, तो उसे हम लोग SLR कहते हैं। और उसका एक भाग जो है वो आरबीआई के पास रखना होता है। जो आरबीआई के पास रखना होता है तो उसे हम लोग कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, व्यावसायिक बैंकों कुल जमा आरक्षित राशि निर्धारित का क्या भाग कहलाता है। तो यहाँ पर CRR हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर आरबीआई के पास पूछा जा रहा है ना, तो आरबीआई के पास तो यही कैश रिजर्व रेशियो होगी, ये आरबीआई के पास रखा जाता है। और ये SLR जो है अपने पास रखते हैं, अपने पास। तो याद रखना, आप लोग छोटे छोटे फैक्ट हैं, नोट करते जाइएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों, ऐसे आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसी पैटर्न पर हमने प्रश्न को यहाँ पर सेट किया है। आगे अगर देखें हम लोग यहाँ 90 वाले में, तो 90 में आपसे पूछा जा रहा है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, आरबीआई नगद रिजर्व अनुपात को हम लोग कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, यानी CRR बोलते हैं। CRR यानी बैंक जमा का वह भाग जो बैंक आरबीआई के पास आरबीआई के पास रखती है, अमूमन यह 4% होता है। तो CRR यानी आरबीआई CRR में वृद्धि की घोषणा करता है। तो इसका क्या तात्पर्य है मेरे भाई, आप जैसे सोच लीजिए, आरबीआई ने कहा कि अब आपको CRR बढ़ाना होगा, यानी अब हमारे पास और ज़्यादा रखना हो। मान लीजिए 4% है, कह दिया अब हमारे पास 6% रखो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बैंक बेचारे अपने पास जमा इकट्ठा किए हैं उनके पास पैसा कम पड़ जाएगा। उनके पास पैसा कम होगा तो लोन कम बांटेंगे तो जनता के हाथ में पैसा कम जाएगा। जनता के हाथ में पैसा कम जाएगा तो खर्च कम करेगा तो मार्केट में पैसा कम होगा, तो मार्केट वालों को दुकानदारी कुछ बिकेगी नहीं, तो वो सामान सस्ता करेंगे, तो थोड़ा सा महंगाई कंट्रोल होगी। यही कह रहे हैं, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। बिल्कुल सही, वही मैं आपसे बताना चाह रहा था कि अगर वो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देंगे, यानी अपने पास अब ज़्यादा रखने की मांग करेंगे, तो जो उधार बांटते हैं मनमानी, उधार देने की क्षमता कम हो जाएगी। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा दोस्तों कड़की आ जाती है, किसी की बिक्री नहीं होती, मंदी आती है, तो यही जो है आरबीआई, हालांकि कई सारे उसमें मानक होते हैं, कई सारे उसमें फैक्टर होते हैं, लेकिन ये भी होता है कि वो कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगा तो उनके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, लोन बांटने लगेंगे, मार्केट में फिर पैसा घुसेगा, ये इससे काम चलता है। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 10वें वाले में, तो कह रहे हैं कि जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका फ़र्क क्या पड़ता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा सा कट गया है, इसके लिए सॉरी, यहाँ पर इन्होंने C और D नहीं डाला। जब उन्होंने वृद्धि कर दिया, यानी वही बात यहाँ पर भी है, थोड़ा सा ये दूसरे टर्म, मतलब प्रश्न वही है, थोड़ा सा इसका स्वरूप अलग है। यानी CRR में जब उन्होंने बढ़ोतरी कर दिया तो इसका मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास पैसा कम होगा, लोन बांटने के लिए कमी पड़ जाएगी। तो यही है कि उधार देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारतीय रिजर्व बैंक उधार थोड़ी न देता है। तो ये जो कॉमर्शियल बैंक है, ऐसे जान लीजिए, कॉमर्शियल बैंकों के पास उधार देने के लिए पैसा जो है, पैसा का उधार देने के लिए पैसा की कमी हो जाएगी। यहाँ मैं नीचे कैरो कर दे रहा हूँ, इसका मतलब कमी हो जाएगी, ऐसे समझ लीजिए आप। चले हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ ऑप्शन वाला कट गया है तो आप समझ गए प्रश्न क्या कहना चाह रहा था। यहाँ पर अगर हम लोग दोस्तों 11 वाले को देखो तो कह रहे हैं कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा गलत है। तो गलत बताना है, ध्यान देना है। मैं कह रहे हैं बैंक दर वह ब्याज दर है, मैंने पहले बताया बैंक दर और रेपो रेट, अभी आप बता दूं, यहाँ पर पहले ही बता दूं, BR लिख दूं, बैंक दर, बैंक रेट, और एक होता है रेपो रेट। तो रेपो रेट और बैंक दर में क्या होता है, ये दोनों, बैंक दर जो होता है आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को जो उधार देता है वो दीर्घकालिक देता है, दीर्घकालिक मतलब 90 दिन से अधिक के लिए। लेकिन रेपो रेट पर जो आरबीआई बैंकों को लोन देता है वो 90 दिन से कम समय के लिए, यहाँ मैं नेगेटिव कर दिया हूँ तो आप समझ जाइएगा, तो ये होता है। तो ये रेपो रेट में 90 दिन से कम और बैंक रेट में 90 दिन से अधिक। ये कह रहे हैं कि बैंक दर जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक को उनको अल्पकालिक उधार देता है। नहीं मेरे भाई, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिसे आरबीआई दीर्घकालिक उधार पर देता है। तो दीर्घकालिक, यहाँ मैं 90+ लिखा हूँ ना, तो ये यहाँ पर ये अल्पकालिक दिख गया, ये दीर्घकालिक होना चाहिए था, तो ये इन्होंने गलत कर दिया इसे। यहाँ दूसरे में देखिए क्या कह रहे हैं कि रेपो रेट
वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने बैंक के ग्राहकों से दीर्घकालिक उधार पर देता है। मेरे भाई, मैंने पहले बताया रेपो रेट क्या होता है, वो 90 दिन से कम समय के लिए यानी अल्पकालिक होता है, शॉर्ट टर्म होता है, जिसे आप लोग जानते हैं हिंदी में ये शॉर्ट टर्म होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये शॉर्ट टर्म लिखना चाहिए था, अल्पकालिक, यहाँ पर इन्होंने उल्टा कर दिया, यानी दोनों में ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर ये अल्पकालिक होना चाहिए था या दीर्घकालिक यहाँ पर, तब दोनों सेंटेंस सही हो जाते, इसलिए दोनों गलत हो गए। तो दोनों गलत हो गए और गलत पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो हमारा ये सी हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत हैं। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग चले देखते हैं यहाँ पर दोस्तों 12वें में, तो आपसे पूछा जा रहा है, उसी से संबंधित एक प्रश्न और डाले हैं, बैंक दर में वृद्धि समानता इस बात को संकेत देती है। तो मेरे भाई बैंक दर अपना वृद्धि कर देगा, बैंक जो है यहाँ पर ऐसे ही आपको समझाऊँ, आरबीआई जो लोन देता है बैंक को, जो कॉमर्शियल बैंक होती है हमारी, बैंक को लोन देता है, तो अगर वो बढ़ा देगा बैंक रेट, इसका मतलब बैंक दर बढ़ा देगा तो ये बैंकों को लोन महंगा मिलेगा, इसको लोन महंगा मिलेगा तो ये भी जनता को लोन महंगा देगा, भाई हम महंगा पाए हैं तो आपको भी महंगा देंगे। तो यही है ब्याज दर के गिरने की संभावना। कैसे ब्याज दर गिरेगा मेरे भाई, महंगा पा रहा है तो महंगा देगा, ब्याज दर बढ़ेगा, ये तो कम गलत कर दिया। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे सकता, ऐसा भी मतलब नहीं है मेरे भाई, देगा लेकिन महंगे पर देगा। केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, सस्ती नहीं मेरे भाई, महंगी मुद्रा नीति का अनुकरण कर रहा है, यहाँ पर ये आपका डी हो जाएगा। यानी बैंक दर में वृद्धि का इसका मतलब क्या है कि अब वो महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब महंगाई आने वाली है। आगे अगर हम लोग देखें, एक तरह से यहाँ पर यानी मार्केट में अब पैसा कम जाएगा, इस तरह का ये मतलब हो जाएगा, क्योंकि लोन नहीं बांट पाएंगे वो लोग ज़्यादा। यहाँ देखें 13 में जो दिया गया है कि आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकाउंटिंग ईयर्स के बारे में आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि 2020 से आसपास तक क्या होता था, ये जुलाई से जून तक होता था, जुलाई से जून तक। लेकिन दोस्तों 2020-21 के आसपास ये बदल कर इसको जुलाई मतलब अप्रैल मार्च कर दिया गया। यानी आप लोग के नाम हमेशा सुनते होंगे, बजट वगैरह पढ़ते होंगे, फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है मेरे भाई, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक यहाँ पर ये चलता है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुराने वाले किताब में देखेंगे बहुत ज़्यादा पुरानी होगी तो उसमें आपको ये वाला दिया होगा, जुलाई जून वाला। आगे चले अगर हम लोग देखें 14 वाले में दोस्तों आपको दिया गया है चर आरक्षण अनुपात। तो दोस्तों वही उसी का नाम अलग अलग करके इन्होंने दिया है, यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो एंड ओपन मार्केट। और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है, तो यानी एक तरह का ये CRR, जैसे आप बता दूं आपको CRR हो गया, SLR हो गया, CRR SLR, और क्या एक होता है दोस्तों CRR SLR, और ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये मौद्रिक नीति के तहत आते हैं, यानी इन्हें आरबीआई बनाती है। ये क्या हो गया, इन्हें आरबीआई बनाती है। खुले बाजार की कार्रवाई, खुले बाजार कार्रवाई मतलब सरकारी बांडों को बेचना खरीदना, ये होता है। तो ये किसके साधन है, तो ये मौद्रिक नीति में आते हैं, सरकारी राजकोषीय में नहीं आते हैं, इन्हें तो सरकार बनाती है। मौद्रिक नीति यानी जिसे आरबीआई तय करती है। तो यहाँ पर जैसे CLR हो गया, SLR हो गया, और ये सब जो होते हैं ये सब ये मौद्रिक नीति के तहत आते हैं। आगे चले अगर हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पर और ये क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ अब देखें 15 वाले का अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। तो मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है मेरे भाई, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा, सिंपल सा प्रश्न है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक, कुछ लोग स्टेट बैंक मत लगा देना गलती से जल्दबाजी में। यहाँ पर देखें 16 वाले में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि होती है। ऐसी कौन सी उपाय है जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी, यानी मार्केट में पैसा घुसेगा। तो आप दिमाग में इतना, जैसे आपको कहें मुद्रा की आपूर्ति वृद्धि हो, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए ऐसा कौन सा उपाय करें कि मार्केट में खूब पैसा जाए। तो अभी देखिएगा आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूति का क्रय। मेरे भाई आरबीआई ने जो अपना जो है
जो एक बॉन्ड बेचा था, अब उसे खरीदेगा तो जनता को पैसा मिलेगा, जनता के हाथ में पैसा आएगा तो खर्च करेगी, तो यानी मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा, यानी मुद्रा आपूर्ति में ये बढ़िया है, ये वाला उसके उपाय है। दूसरा देखो क्या कर रहे हैं कि लोगों के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, तो मेरे भाई ये मुद्रा आपूर्ति नहीं, मुद्रा आपूर्ति को घटाएगी। आपके पास पैसा है, आप गुल्लक में डाल दो या बैंक में जमा कर दो, आपके पास पैसा नहीं, आप नहीं खर्च करोगे, मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब मार्केट में पैसा नहीं जाएगा तो मुद्रा आपूर्ति को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। यानी दो जिसमें है वो आपका उत्तर नहीं हो सकता, इसको पहले हटा दो। तीसरे वाले को देख लो, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से उधार लिया गया, तो बिल्कुल मेरे भाई सरकार अगर आरबीआई से उधार ले रही तो अपने पास थोड़ी न रखेगी, सड़क, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज और जो है तमाम तरह के सोशल वर्क करेगी ना, तो कल्याणकारी कार्य करेगी, तो यस खर्चे ही करेगा तो मार्केट में ही पैसा जाएगा, ये तीसरा तो है। चौथा करें हैं केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, तो मेरे भाई केंद्रीय बैंक जब लोगों को सरकारी प्रतिभूति बेचेगा तो यानी बेच दिया, तो यानी जब जनता को प्रतिभूति दे दिया, उसके बदले जनता से पैसा ले लिया, तो इसका मतलब जनता का पैसा तो कुछ निकाल लिया ना, जनता का पैसा तो सोख लिया इन्होंने बैंक ने, तो इसका मतलब जनता के पास पैसा नहीं है और मार्केट में नहीं खर्च करेगी। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही हुए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे मेरे भाई तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि आजकल अपना जो यूपीपीएससी है मेरे भाई, यूपीपीएससी है ना, वो यूपीएससी की राह पर निकल चुका है। अगर हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई तो एग्ज़ाम हॉल में देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आता है, हवा ख़राब कर देगा। आगे देखें अगर हम लोग यहाँ 17 वाले में यहाँ पर कह रहे हैं कि घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको घटना दी गई है 4-5, इन पर विचार करना है, कालक्रम में बताना है कि सबसे पहले कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना। तो यहाँ पर मेरे भाई नाबार्ड आप लोग जानते हैं जो कृषि के लिए जो है फाइनेंस उपलब्ध कराती है, तो यहाँ पर ये नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो नाबार्ड की ब से 82, तो 1982 में। स्वयं सहायता समूह का लिंकेज बैंक कार्यक्रम जो है दोस्तों, स्वयं सहायता समूह का ये जो लिंकेज बैंक कार्यक्रम है, तो ये कब शुरू हुआ था दोस्तों, ये तो 1992 में शुरू हुआ था, 1992 के आसपास। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना केकेसी तो बड़े अच्छे से जानते हैं, 1998 में ये शुरू हुआ था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक जो है, इसकी स्थापना आरआरबी का 1975 में हुआ था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको देखने पर क्या लग रहा है मेरे भाई, सबसे अंत में किसकी स्थापना हुई होगी, तो सबसे अंत में दोस्तों किसकी स्थापना हुई है, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड के ही होना चाहिए। ये तीसरा वाला ये सबसे अंत में होना चाहिए ही। तीसरा वाला सबसे अंत में कहाँ है, देख कर बताओ, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यही है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या चौथा सबसे पहले है, तो यस चौथा सबसे, क्योंकि ये 75 में ही है, बाकी सब 75 के बाद हैं। ऐसे करोगे, थोड़ा सा ही दिमाग हमने लगाया, पकड़ लिया, तो आप ऐसे एग्जाम में डोड़ा मत करिए, एलिमिनेशन लगाया करिए, तो थोड़ा आपको आसान हो जा और गलत भी नहीं होगा। बहुत अच्छा मेरे भाई, अगर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई, आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर। तो आगे चले हम लोग देखें, तो कह रहे हैं मिलान वाला प्रश्न आपको बताना है। यहाँ पर एक कॉलम ए कॉलम बी दे दिया है, यहाँ पर आपको मिलाना है, मिलाकर बता देना है। तो यहाँ पर आपको दिया है भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसी को दोस्तों एग्जिम बैंक बोला जाता है, आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एग्जिम बैंक की स्थापना तो 82 में हुई थी, 1982 में। तो ये कहाँ जाएगा, सी के पास, यानी सी वाला एक के पास होना चाहिए। तो सी वाला एक के पास कहाँ हो, जो सबसे ज़्यादा क्लियर रहे उसी के पास पहले मिलाया करिए, फिर एलिमिनेशन मेथड लगाया करिए, कन्फ्यूजन वाले के पास बिल्कुल मत जाया करिए। तो यानी एक वाला सी वाला हमारा एक के पास रहेगा। और 1965 में क्या होता है दोस्तों, ICICI का स्थापना हुआ था, यानी यहाँ पर ये भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना हुई थी, जिसे हम लोग ICICI बोल देते हैं। तो ये आपका 1955 यहाँ पर तीसरे के पास चला जाएगा, ए वाला 3 के पास, ए वाला 3 के पास कहाँ है, यहाँ है। आपका ऑप्शन नंबर ये सी बन जाएगा। अब बाकी 2 है यहाँ पर, तो ये जो इडबी हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, इंटरनेशनल डेवलप ये जो है इडबी हम लोग बोल देते हैं, ये कहाँ पर है, ये भारतीय औद्योगिक यानी इंडियन
औद्योगिक यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर जो है, तो ये कहाँ पर है, ये 64 वाला आपका चला जाएगा, ये 2 के पास है, 2 ही के पास रहेगा। बाकी एक आपका जो बचा है ये वाला 87 वाला, ये यहाँ पर आ जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ 19 वाले को दोस्तों अगर हम लोग देखें तो से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विपणन संस्था कौन है। विपणन संस्था का मतलब मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस कौन है यहाँ पर, तो दोस्तों ये सेबी तो बिल्कुल नहीं है। आप लोग जानते हैं सेबी का काम होता है शेयर मार्केट और पूंजी बाजार का दोस्तों वो रेगुलेट करने का काम होता है, तो ये तो नहीं है। इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूं 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी, कई बार पूछा गया है। सिडबी की अभी मैंने बताया था दोस्तों, सिडबी की ये 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, बता देते हैं, लेकिन ये उत्तर नहीं है। नाबार्ड का तो पहले ही बता दिया 1982 में, जो कृषि वगैरह को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है, तो 1982 में। और बाकी आपका ये यहाँ जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये दोस्तों मार्केटिंग का काम यही करती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऐसे पढ़िए दोस्तों। आगे देखते हैं अगर हम लोग 20 वाले को, तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक शीर्ष संस्था नहीं है। तो शीर्ष संस्था यानी आपको एपेक्स इंस्टीट्यूशन यानी शीर्ष संस्था के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा है। तो दोस्तों शीर्ष संस्था नाबार्ड भी है, यहाँ पर सिडबी भी है, राज्य सहकारी बैंक है, यानी ये सब अपने आप में टॉप पर हैं। लेकिन ये आरबीआई टॉप नहीं है, इसके ऊपर भी एक जो है इसका बाप यानी जो है ये मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके ऊपर तो एसबीआई है ना, मतलब आरबीआई है, ये तो इसके ऊपर आरबीआई है और ये तो एसबीआई है। तो यानी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये टॉप नहीं है, इसके ऊपर टॉप आरबीआई बैठा है। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ 21 वाले का अगर देखें, तो यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है, देखें कह रहे हैं कि निम्न में से को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो बढ़ते हुए क्रम में हमको व्यवस्थित करना है मेरे भाई। तो चले हम लोग, यानी सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, फिर किसका हुआ, फिर किसका हुआ, ऐसे आपको। तो एलआईसी का दोस्तों हम लोग जानते हैं, एलआईसी के बारे में तो हम लोग खूब पढ़े हैं मेरे भाई, लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पर ये 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुआ था, 1956 में। सेबी का मैं शुरुआत में ही बता दिया था कि अभी आएगा, तो इसलिए मैं प्रश्नों को रखा था जानबूझकर। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। यूटीआई के यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया करके है दोस्तों। तो ये इसकी स्थापना हुआ था, अब ये एक सेकंड पहले इसको देख लेते हैं। ये क्या लिखा है, ये IDBI, इडबी का मैं पहले बता दिया था 1964 में। तो ये 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोगों ने देख भी लिया था। अब दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आपके जो यूटीआई का है दोस्तों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1963 में हुआ था, 1963 में हुआ था। अब हम अगर लगाएं आंकड़ा कौन सबसे अंत में जाएगा, तो सबसे अंत में मेरे भाई यही 88 वाला सेबी जाएगा। 3 सबसे अंत में होना चाहिए, 3 सबसे अंत में कहाँ है, ए में बैठा है। और सबसे पहले कौन जाएगा ये भी चेक कर लें, थोड़ा क्रॉस चेकिंग ज़रूरी है। तो क्या यही 56 यानी 56 है, बाकी सब इसके बाद के हैं, ये पहला यहाँ रहेगा। बहुत अच्छा। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ पर 22 वाले को, तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। तो दोस्तों नाबार्ड जो है मैंने पहले बताया, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था, जो कृषि को संबंधित वित्त उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पुनर्वित्त का क्या मतलब होता है, ये डायरेक्ट जो है किसानों को लोन नहीं देता है। यह जो है नाबार्ड की बात जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, नाबार्ड की बात कर रहा हूँ, तो ये दोस्तों पहले बैंक को देता है और बैंक जो है उसे वो किसान को देती है, ये किसान को तब मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों ये पुनर्वित्त कहा जाता है। तो यहाँ पर ये किसके लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए करवाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो इसी से संबंधित कई सारे प्रश्न दे दिए गए हैं, जो प्रश्न वही है लेकिन कई भाषा में पूछे गए हैं। हमें ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन बाद में समझ में आया। तो भारत में कृषि को वित्त देने वाली संस्था कौन है, वही है नाबार्ड ही है। कृषि से संबंधित तो उपलब्ध कराएगी। साख, यहाँ देखिए कुछ लोग साख देकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने कर दिया। साख का मतलब होता है लोन। तो किसी साख के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है, यही है मेरे भाई, यहाँ पर है नाबार्ड ही है यही। आगे देख ले, इसका रट जाइएगा, यहाँ पर फिर एक बार आ गया है, गलती इतना हमें नहीं देना चाहिए था, अगले से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर यही नाबार्ड हो जाएगा। कृषि शीर्ष क्षेत्र है, मतलब कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक यही है। और ध्यान रखिएगा ये पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है, डायरेक्ट किसान को नहीं देता है। पूछा गया है कि ये पहले बैंकों को देता है, फिर बैंक आपको देते हैं।
यहाँ पर कह रहे हैं कृषि एवं वित्त पुनर्वित्त की सबसे बड़ी संस्था कौन है, तो नाबार्ड। इतना नहीं होना चाहिए, सॉरी। तो यहाँ कह रहे हैं नाबार्ड संबंधित है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण, यहाँ पर ये वही हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास से। तो सॉरी, ऐसे देखेंगे हर कोई भी प्रश्न रिपीटेड ना होने पाए। तो आगे देखें, यहाँ भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। नाबार्ड यहाँ क्या नहीं कराता है, थोड़ा सा अलग वे में पूछा गया है। तो अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता। किसे नहीं कराता है मेरे भाई, यहाँ जो आपको यहाँ पूछा जा रहा है, तो अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को उपलब्ध कराता है। यस, इनको तो कराता है। जो ग्रामीण आरआरबी होते हैं दोस्तों, उनको भी करवाता है, और राज्य भूमि विकास बैंक को भी करवाता है। लेकिन ये जो आयात निर्यात बैंक है, जिसे हम लोग एग्जिम बैंक बोलते हैं, एग्जिम बैंक को दोस्तों नहीं करवाता है। एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। इसको जानते हैं, या पूछा जाता है। आगे चलें, अगर हम लोग देखें तो आपसे पूछा जाए प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, वही आरआरबी की कह रहे हैं, जो है रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुआ था। आगे चले हम लोग देखें, अगर भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1975 में। आगे अगर देखा जाए तो 31 वाले में तो जो पूछा जा रहा है, कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी का कौन सा कार्य नहीं है, तो लघु एवं सीमांत किसानों को साख प्रदान करना। तो इसका काम तो नाबार्ड है ना, इसके लिए तो नाबार्ड बनी। फिलहाल देख लेते, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख उपलब्ध कराना, अनुसूचित व्यापारी बैंक को पूरक होना, भारतीय पुनर्वित्त निगम का कार्य करना, ये सब सही है दोस्तों। ये काम तो नाबार्ड का है, ये वहाँ पर यही इनका नहीं है, बाकी सब है। आगे चले, अगर हम लोग देखें 32 वाले को, तो किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखने में छोटा है लेकिन कई बार पूछा गया है विभिन्न स्टेट पीसीएस में। प्लास्टिक मनी क्या कहा जाता है, ऐसा मनी जो प्लास्टिक का हो। देखने में तो अजीब सा आपको लगे, कागजी मुद्रा तो कागज़ का है, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर डिस्काउंट कूपन ये भी नहीं है, शेयर भी नहीं है, यहाँ क्रेडिट कार्ड हो जाए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, ये सब जो होते हैं दोस्तों एक तरह की मनी ही होते हैं, जब चाहें तब आप इसमें से मनी ले सकते हैं। तो ये प्लास्टिक मनी इनको कहा जाता है, याद रखे रहेंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब जो स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आगे अगर हम लोग देखें 33 वाले को, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पूर्व भुगतानिक भुगतान उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर पूर्व भुगतानिक भुगतान उपकरण कहा जा रहा है। तो पूर्व भुगतानिक भुगतान उपकरण का यहाँ मतलब क्या है कि किसी में आप पैसा डाल दिए और वो अपने आप कटता रहेगा, चाहे वो टिकट खरीद रहे हैं या आपको अपने कुछ ऐप डाउनलोड किया या कुछ कर रहे हैं, फिर पैसा ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको उसमें पैसा डालना पड़ेगा। तो यही है दोस्तों, क्या है वो, मतलब ऐसा कौन सा है, तो दिल्ली मेट्रो का रेल कार्ड होता है, इसमें भी आप पैसा डाल देते हैं, आपका कटता रहता है, आप डेली सफ़र करिए, टिकट लेने का झंझट नहीं। इलेक्ट्रॉनिक बटुआ यानी इलेक्ट्रॉनिक पर्स जो होता है, वॉलेट, ये भी होता है दोस्तों आपको, इसमें भी ऐसा पैसा डाल के अपना काम करते रहिए। एयरटेल मुद्रा भी होता है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक का साख पत्र ये ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यही सी हो जाएगा। आगे चले, अगर हम लोग देखें 34 वाले में, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निजी क्षेत्रों के साझा कोषों को निम्नलिखित में से अनुमति मिली। तो साझा कोषों को अनुमति दोस्तों मिली थी 63 में, जो यूटीआई को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की दोस्तों स्थापना जो है 1963 में जब हुई, तो उसके अगले साल जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। एक्चुअल प्रश्न है कि यूनिट स्कीम 1964 चर्चा का विषय रहा था अपने समय में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका शुद्ध मूल्य शेयर बाजार में लंबी मंदी के कारण काफ़ी कम हो गया है। आगे अगर देखें यहाँ पर, तो आपसे जो पूछा जा रहा है, देखिए थोड़ा ध्यान से, कह रहे हैं कि सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी, सामान्य कीमत स्तर में जो बढ़ोतरी होती है किन कारणों से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आप कई चीज़ सीख जाएंगे। कह रहे हैं सामान्य कीमत स्तर, जो कीमत में बढ़ोतरी होती है रेट में, तो वो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, इंग्लिश वाला देखिए, इंक्रीज मनी सप्लाई। तो अगर इंग्लिश वाला नहीं देखेंगे, द्रव्य देख लेंगे, आप सोचेंगे ये द्रव्य क्या है, तो नहीं समझ पाएंगे। तो यानी मनी सप्लाई अगर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर ये दोस्तों ये क्या होता है कि कीमत स्तर में बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे खूब लोन बैंक ने बांट दिया, जनता के पास खूब पैसा आ गया, खूब खर्च कर रहा है, मार्केट में खूब मनी सप्लाई हो रहा है, तो वो धीरे धीरे महंगाई बढ़ जाती है। कोई चीज़ जो है जब बहुत ज़्यादा मांग डिमांड होने लगेगी मार्केट में, तो महंगाई हो जाएगी। तो बिल्कुल, यानी द्रव्य की पूर्ति से वृद्धि होगा, बिल्कुल है। उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट,
मेरे भाई किसी चीज़ का उत्पादन बहुत कम हो रहा है, मांग ज़्यादा हो रही है, तो उससे भी यहाँ पर ये आपका जो कीमत स्तर में बढ़ोतरी उससे भी होती है। बिल्कुल प्रभावी मांग में वृद्धि, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है, वही मैंने बताया ना, डिमांड सप्लाई, तो वही है यहाँ पर, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका डी बनेगा यहाँ पर। आगे अगर देखें हम लोग 37 में अगर देखें, थोड़ा छोटा करें आप भी, इंग्लिश वाला भी देखें, तो कह रहे हैं जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था मेरे भाई? भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन मानव विकास सूचकांक, इसकी दोस्तों जो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये तो किया गया था महबूब उल हक के द्वारा, जो एक पाकिस्तानी थे, ये पाकिस्तानी थे, यूएनडीपी के साथ मिलकर इन्होंने वहाँ पर किया था, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की बात है ये यूएनडीपी ने किया था, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा, याद रखे रहेंगे इसे। आगे चलें अगर हम लोग देखें साथियों 38 वाले में, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख लक्षण हैं। तो भारतीय सामाजिक संरचना के क्या लक्षण हैं मेरे भाई? देखें थोड़ा ध्यान से, बताना है। ग्राम में अधिक जनसंख्या, बिल्कुल मेरे भाई, गांव की जनसंख्या 2/3 अभी भी है, और विभिन्न धर्म के हैं, गरीब भी हैं, विभिन्न जातियों के भी हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सभी हो जाएंगे, हो जाना चाहिए। तो सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर क्या लक्षण हो सकते हैं मेरे भाई? सभी तो होना चाहिए ना, चार के चारों। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ये क्या दे दिया है? ग्रामों में अधिक जनसंख्या, तो विभिन्न धर्म के भी हैं, तो यहाँ पर हो सकता है विभिन्न धर्म को न मानता हो यहाँ पर, क्योंकि गांव में लगभग एक ही समूह को लोग रहते हैं। आप एक बार इसे क्रॉस चेक कीजिएगा, यहाँ पर नहीं दिया है तो यही हो जाना चाहिए। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये, जातियों तो होती हैं लगभग, लेकिन धर्म खास करके गाँवों में वो ज़्यादातर समूह में वही पाए जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये 39 वाले में, तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे इधर, तो यहाँ जो आपसे कह रहे हैं कि राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम, स्तनपान, थोड़ा ध्यान देंगे शब्दों पर, अगर ध्यान देंगे तो अब बड़े आसानी से आप तुक्का मारकर भी कर सकते हैं, आपका तुक्का भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा प्रश्न पढ़ते समय, उत्तर देते समय प्रश्न को दोबारा जरूर पढ़ा करिए यहाँ पर। तो कह रहे हैं राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम, माँ जिसका नाम है, वो किस संघीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, यानी किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो मेरी भाई माँ है। अगर आप तुक्का भी मारना चाहेंगे तो आप इसी के पास आएंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ये में क्या है? स्तनपान है, तो इसका मतलब स्तनपान से संबंधित इसमें जो होता है कि सारी चीज़ें बताई गई थी कि बच्चों को 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाएं, स्तनपान जो है 6 महीने तक उनको करवाएं, और स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण इसमें करवाया गया, उनको सलाह देने, जागरूकता, ये सब इसमें किया गया था। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 40 को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है मानव विकास सूचकांक, अभी मैंने बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे पाकिस्तान के महबूब उल हुक ने बनाया था, एक संयुक्त सूचकांक है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, इन सब को जो है पैरामीटर्स को यहाँ पर रखा गया था यहाँ पर। तो इसमें बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें 3 आयाम पर ये होता है, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद, ये हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाता है, सी वाला बन जाएगा आपका। आगे अगर देखें यहाँ पर, तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र यानी क्या कह रहे हैं? UNDP। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, तो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से ये जो मानव विकास सूचकांक किया गया था, यानी ये ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो वही महबूब हक यहाँ पर ये हो जाएंगे, जो मैंने अभी बताया था पाकिस्तान के। ये आगे अगर हम लोग देखें यहाँ, तो 42 में आपसे कह रहे हैं कि कौशल विकास योजना बढ़ाती है। तो कौशल विकास योजना क्या बढ़ाती है मेरे भाई? आपको सरकार ने अभी कोई स्किल बढ़ाने की योजना पर कर दे कि चलो हम फ्री में आज AI सिखाना आपको काम कर रहे हैं, तो मेरे भाई आप घर पे बैठे हो, आपको कोई काम नहीं कर सकते हो, आप दिल्ली मुंबई जाकर मजदूरी करना चाहते हो, तो आप AI सीख लोगे, रोज़ तरह तरह के वीडियो बनाओगे, यानी आपके एक जो मानव फालतू बैठा था, अब वो मानव पूंजी का रूप धारण कर लिया है, यानी ये मानव पूंजी को बढ़ाती है।
आगे चले अगर हम लोग देखें 43 का यहाँ जो कह रहे हैं कि नियोजित गारंटी नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया। तो सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था दोस्तों, तो ये 1977-78 के पास ये महाराष्ट्र में ये आरंभ किया गया था इसे। आगे अगर देखा जाए यहाँ तो कह रहे हैं कि यहाँ पर देखें थोड़ा ध्यान से, कह रहे हैं रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। तो जो रोजगार गारंटी योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को गारंटी देने के लिए जो वो वित्तीय सहायता देती है तो कैसे करती है, तो मेरे भाई इसी तरह से करती है कि क्योंकि उस घर में दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे हैं, अगर वो लोग कोई कमाने वाला नहीं है तो वहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में ढूंढने वाले पुरुषों की ये भी नहीं है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को, ये सी वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 45 को देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कई बार इसी तरह से पूछा जाता है, हर बार आयोग में यहाँ से कोई न कोई प्रश्न उठा लिया जाता है इस तरह का, तो थोड़ा ध्यान देंगे। ऐसे ही मैं कई प्रश्नों को रखा हूँ। तो कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है, तो कौन सी ऐसी स्कीम है जो ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। तो चलते हम लोग एक एक को खोलते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो पहले आपको ट्राइसिम दिया है, तो पहले जानकारी के लिए बता दो ट्राइसिम की जो शुरुआत हुई थी ये 1979 में हुई थी। क्यों हुई थी दोस्तों, गांव के जो फालतू के युवा बैठे थे उनको एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दे दिया जाए ताकि वो सेल्फ रोजगार कर सके। इसका फुल फॉर्म ही है, अगर आप देखेंगे टी से क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो समझ गए आप लोग, यानी जो गांव के जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा जिससे वो स्वरोजगार कर सके। बिल्कुल। जवाहर रोजगार योजना इसके 10 साल बाद आई थी, यानी 1989 में ये आया था, आप लोग जानते हैं। और ये जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। तो ये भी दोस्तों ये रूरल डेवलपमेंट है, यानी ये गांव के विकास से संबंधित है, तो ये भी सही है, यानी ये भी गांव विकास है। यहाँ पर जो क्राई है दोस्तों, ये एक दोस्तों ट्रस्ट है दोस्तों, ये चाइल्ड राइट फॉर यू यानी बच्चों के अधिकार से संबंधित एक संस्था है, NGO, ये वो है। तो ये ग्रामीण विकास से नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर यही बी बन जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 46 को देखें, ये आपका और सारा कन्फ्यूजन दूर करेगी, थोड़ा ध्यान से देखना। आपको कुछ योजनाएं दी गई हैं, उनको कालक्रम में बताना है, योजनाओं को कालक्रम में बताना है, कौन सी योजना कब आई, उसके बाद कब आई, उसके बाद कब। तो दोस्तों EAS यहाँ पर जो है क्या है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्या है, इसका फुल फॉर्म एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993 में ये शुरू की गई थी, 1993 में शुरू की गई थी। ट्राइसेम मेरे भाई अभी मैंने जस्ट इसका पोस्टमार्टम करके आपको बताया था, ट्राइसेम ये 1979 में इसकी स्थापना हुई थी ट्रेनिंग के लिए युवाओं को। अब यहाँ पर ये जवाहर रोजगार योजना ये भी मैं बताया था ट्राइसेम के 10 साल बाद, यानी 1989 में। अब यहाँ पर ये आपका LEGP यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो RLEGP है इसका फुल फॉर्म दोस्तों ये है कि ग्रामीण में वो लोग जिनके पास कोई अपनी भूमि नहीं है उनको जो रोजगार उपलब्ध कराना, यानी यहाँ पर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी हो जाता है। तो इसकी स्थापना दोस्तों ये 1983 में हुई थी, 83 में। अब अगर जरा हम लोग इसको थोड़ा सा देखें, सबसे अंत में कौन जाएगा, सबसे अंत में दोस्तों 90 पार तो यही लग रहा है ना, 93 वाला, तो पहला वाला सबसे अंत में जाएगा, तो यानी इसको हम हटा दें, इसको हटा दें, तो पहला वाला सबसे अंत में जाएगा। और सबसे पहले कौन रहेगा, सबसे पहले तो कौन रहेगा मेरे भाई, 80 के पहले यही है ट्राइसेम वाला ना, तो 2 सबसे पहले रहेगा, 2 सबसे पहले यहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। आगे चलें अगर हम लोग देखें तो भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों भारत में वो जो गरीबी को परिभाषित किया जाता है वो जो है कैलोरी की मात्रा से। दोस्तों यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा बता देते हैं, याद हो जाएगा कि भारत में जो है गरीबी मापन के लिए कैलोरी के आधार पर जो शुरू किया था वो 2 लोगों ने शुरू किया था दोस्तों 1971 में। 1971 में 2 लोगों ने शुरू किया, एक दांडेकर थे, एक दांडेकर और उनके साथ एक लोग और थे, दांडेकर और एक लोग और थे, एन रथ करके उनका नाम था, एन रथ। इन लोगों ने कहा कि भाई हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है कमाते तो हैं लेकिन खाते नहीं हैं,
इसलिए वो बीमार होते हैं और गरीब बनते जाते हैं। तो इसकी एक लंबी कहानी है। तो यहाँ पर अभी आपको बता देते हैं, गरीबी के आधार पर परिभाषित किया गया। फिर आए दोस्तों, फिर आए कौन, फिर आए, उनका नाम था दोस्तों अलग अलग करके था, उन्होंने अलग समिति भी बनी थी, आप लोग जानते हैं। तो उस समिति, उसमें बताया गया कि जो है ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ पर जो रूरल है और एक अर्बन है, तो ग्रामीण क्षेत्र वाले मेहनत ज़्यादा करते हैं तो उनको 2400 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, और शहरी लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं तो उनके लिए कितना, उनके लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पर अभी और क्लियर होगा, प्रश्न और रखे हैं हमने। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ 48 में कह रहे हैं कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को ऐसा किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि, किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है मेरे भाई, वे न्यूनतम विदित खाद्य सामग्री के पाने के हकदार हैं, वे न्यूनतम दिनों के लिए काम पाते हैं, ये मजदूरी, यही पहला वाला हो जाएगा, वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के लिए हकदार हैं। तो इसी के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया है। आप लोग देखे होंगे ना मेरे भाई, जैसे यहाँ पर हो सकता है उन्होंने ऐसे किया हो, बहुत लोगों ने आप देखा होगा गांव में दिन भर जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, 500 रुपये तो कमा लेते हैं, लेकिन शाम को जब छूटेंगे तो उनको एक विशेष प्रकार की संस्था दिखाई देगी, उसी संस्था में जाएंगे और कई सारा वहाँ पर जो है मतलब कई सारा टैबलेट वहाँ पर ख़रीद लेंगे। टैबलेट मतलब समझ रहे होंगे, एक विशेष प्रकार की दवाई, तो ख़रीद लेंगे और फुल होकर आएंगे। पता लगा घर पे साग सब्जी दाल रोटी कुछ नहीं है, पत्नी बच्चे सब रो रहे हैं वहाँ, तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो ये इसलिए थोड़ा हो सकता हो किया गया हो। आगे अगर हम लोग देखें 49 वाले में, तो गरीबी रेखा के लिए कौन सा सही है, तो मेरे भाई गरीबी रेखा के लिए ये 2000, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति लग रहा है, पढ़ेंगे तो बड़ा हंसी छूटेगी। 2015-16 में योजना आयोग जानते हैं, 15 में यही जो है नीति आयोग का रूप धारण कर लिया। तो योजना आयोग ने 2015 में एक तैयार किया था, क्या तैयार किया था कि जो है अगर पैसे के आधार, कैलोरी अगर हटा दिया जाए तो रुपया के आधार पर कह रहे थे कि जो शहरी वाला है अगर पर डे 32 रुपया खर्च कर रहा है और रूरल यानी ग्रामीण वाला 26 रुपया खर्च कर रहा है, इससे इतना या इससे ज़्यादा खर्च कर ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। इन्होंने 2011-12 के जो है बेस पर ये बताया था। तो 2011-12 में सोचो, उस बेस पर 2015 में योजना आयोग ने ये कहा कि शहरी को अगर इतना रुपया खर्च कर ले रहा है, ग्रामीण इतना रुपया, तो गरीब नहीं है। तो यही बात यहाँ पर किया गया, 26 प्रतिदिन ग्रामीण और 32 नगरी वाले, यही 2-3 यहाँ पर बात किया था उन्होंने। सी हो जाएगा आपका। आगे अगर देखें हम लोग 50 वाला, तो कह रहे हैं भारत में गरीबी अनुमान का आधार क्या है। तो फिर वही बात मेरे भाई, परिवार का उपभोग, कैलोरी वाला यानी रूरल और एक अर्बन। रूरल वाले में कितना, ये 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, पूछा जाता है। और अर्बन में उन्होंने बताया था कि ये ज़्यादातर बैठे रहते हैं, दौड़ते धूपते नहीं, तो इनको 2100 कैलोरी दिया जाए। अगर इतना कैलोरी मिल जा रही है शहरी को तो गरीब नहीं है, इतना कैलोरी मिल जा रहा है ग्रामीण वाले को तो गरीब नहीं है। अगर इससे कम मिलता है तब वो गरीब माने जाएंगे। आगे अगर देखें 51 वाले में कह रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान किस पर आधारित है। तो दोस्तों भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान जो है, जो इसका अनुमान लगाती है इस समय NSO, नेशनल सर्वे ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है यही करती है। तो यहाँ पर लेकिन ये प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ी दे दिया है, हो सकता है इनको एक ही एस देना चाहिए था ये, क्योंकि दोस्तों 2019 में देखेंगे कि 2019 में ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो था ये और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये सब मिलकर दोस्तों दोनों को मिलाकर मर्ज करके ये NSO बना दिया गया। तो आप लोग जानते होंगे। तो यही आप यहाँ पर हम एक एस को काट देते हैं तो हमारा यही मतलब ये नहीं कि आप ये मान लीजिए NSO ने यही किया था, तो आप इसको छोड़ दीजिए विकल्प को। आगे चलें, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 52 वाले को देखें अगर, तो कह रहे हैं कि ये भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण का आधार क्या है। तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण वही है, उपभोग का आंकड़ा है। आगे देखें तो गरीबी से निकलने वाले कौन सा तरीका उपभोग में नहीं लाया जा सकता। गरीबी से अगर निकलना है तो कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है, ज़रा देखते हैं हम लोग। प्रति व्यक्ति औसत आय भी ये तो लाया जाता है मेरे भाई, बिल्कुल। भोजन में कैलोरी बिल्कुल ये भी तो लाया जाता है गरीबी का मापन करने के लिए। और HCR तो ये भी लाया जाता है, लेकिन साक्षरता नहीं लाया जाता है। तो साक्षरता गरीबी के मापन में नहीं आती है।
तो यही आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी बन जाएगा। आगे अगर देखें तो हरा सूचकांक, बड़ा गजब का प्रश्न है, कई बार ये भी पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों ये विकसित किया था। वर्ल्ड बैंक ने हरा सूचकांक का कहा था कि आप लोग अपनी जो है जो अपनी अर्थव्यवस्था जो है तैयार कर रहे हो कि हमारी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, हमारी 20 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, तो आप लोग अपनी जो इकोनॉमी तय करते हो ना, उसके साथ ये भी बताओ कि अपने आप इतना इकोनॉमी तैयार करने में आपने कितना पर्यावरण को नुकसान किया। यानी पर्यावरण को ध्यान में रखकर आप अपनी इकोनॉमी जो है बूस्ट करें। ये दोस्तों ये जो है ये संदेश दिया था हरा सूचकांक का विश्व बैंक ने। आगे देखें ज़रा हम लोग, तो यहाँ पर करें कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं। तो विश्व बैंक का गठन करने में मेरे भाई किसका किसका होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का नहीं। IMF तो दोस्तों अपने आप में भी एक संस्था है ना, तो IMF यहाँ पर नहीं होगा। तो 1 2 3 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगर हम लोग आगे यहाँ देखें तो कह रहे हैं विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, कई बार ये भी पूछा गया है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। आगे अगर चल के हम देखें यहाँ पर तो कह रहे हैं कि विश्व बैंक के द्वारा DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी किया गारोपार। ये दोस्तों प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर ये सही है। विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी किया गया कारोबार सुगमता रैंकिंग। तो 2016 में जो कारोबार सुगमता रैंकिंग, इसका रैंकिंग क्या बताती है कि किस राज्य में कारोबार करना कितना आसान है। इसी को हम लोग इंग्लिश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। तो किन 2 राज्यों को वहाँ पर नाम उन्होंने पहले दर्ज किया था, तो दोस्तों ईज ऑफ डूइंग में पहला नाम दर्ज करने वाला वर्ल्ड बैंक के जो जारी किया था वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नहीं है क्या यहाँ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ पर, तो वो तो गुजरात तो तीसरे नंबर पर था, तो आंध्र प्रदेश यहाँ है, सॉरी आंध्र प्रदेश तेलंगाना। आगे देखें हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। IMF को लेकर कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आप लोग IMF और वर्ल्ड बैंक में थोड़ा सा अंतर जान लीजिए। वर्ल्ड बैंक क्या होता है कि देश जो विकासशील देश हैं उनके दोस्तों टेक्नोलॉजी को लेकर, विकास को लेकर उनको जो है फाइनेंस उपलब्ध कराता है किसी भी विकासशील देश। और IMF क्या होता है, केवल अपने सदस्य देशों को ही जो है मतलब मदद करता है आर्थिक रूप से। ये अंतर मोटा मोटा है, जानते रहिए। किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंध में कौन सा सही है, तो नहीं मेरे भाई, किसी भी देश को नहीं कर सकता। मैंने पहले बताया केवल अपने सदस्य देशों को कर सकते, जो इसकी सदस्यता लिए हैं सदस्य देशों को। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, ऐसी बात भी नहीं है। यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करेगा। यस, ये वाला सही है आपका। आगे अगर देखें हम लोग 60 में तो कह रहे हैं माल्थस जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि। तो 2023 या 24 के आसपास ये PCS में पूछा गया है ये प्रश्न दोस्तों। एक बार और दो बार किसी स्टेट PCS पूछा गया है, उत्तराखंड में पूछा गया है, यूपी में भी, यानी 4-5 बार मिलाकर पूछा गया है। तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो वो ज्यामितीय रूप से हो रही है। ऑप्शन नंबर ए। इसमें उन्होंने माल्थस साहब ने क्या बताया कि हमारा जो उत्पादन हो रहा है वो इस क्रम में हो रहा है, 1 2 3 4, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 2 4 8 16 इस वे में बढ़ रही है। आगे जरा हम लोग देखें, उन्होंने यही इसी को माल्थस जनसंख्या सिद्धांत यही बताया कि एक तरह से उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल करने की बात कही थी। आगे अगर देखें तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। तो जनसंख्या की जननांकी विशेषता का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे इस समय भारत जनसांख्यिकी लाभांश में है, यानी उसके पास युवा आबादी ज़्यादा है। तो यही बात है, जनसंख्या घनत्व, तो रहन सहन, जननांकी विशेषता में क्या आता है, जनसंख्या घनत्व आ जाता है, यानी किस 1 पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, रहन सहन का स्तर क्या है, ग्रामीण शहरी जीवन क्या है, ये सब आता है। लेकिन लिंगानुपात नहीं आता है, ये जान लीजिए जननांकी विशेषता में।
आगे अगर देखें तो कह रहे हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व संबंधित है, तो वैसे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ संबंधित है? तो मेरे भाई औद्योगिक क्षेत्र में ही होगी ना। तो बिल्कुल औद्योगिक क्षेत्र में ही, क्योंकि वहाँ रोजगार ज़्यादा होता है। रोजगार जैसे मुंबई, दिल्ली, आगरा, ये सब आप देख लीजिए ना, क्योंकि रोजगार पाने की दृष्टि से गाँव के लोग माइग्रेट कर जाते हैं वहाँ पर। आगे अगर देखें यहाँ तो 63 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कि बंध्याकरण मतलब नसबंदी कह सकते हो आप। तो बंध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों यानी पति पत्नी अपनी इच्छा से न कराने का कुछ कारण है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारी जगहों पर जो पति पत्नी जो है वो नसबंदी अपने नहीं करवाते हैं, जिसके कारण जनसंख्या थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं वो। तो क्यों नहीं कराते हैं, ये यहाँ पर आपसे कारण पूछा है, उसका आपको सही से चयन देना है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें लड़कों की इच्छा, यस, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे अगर लड़की हो रही है तब तक नहीं मानते हैं जब तक लड़का न हो जाए। तो आप लोग ये जानते होंगे, बिल्कुल है। शिशु मृत्यु दर ऊंची दर, कोई ऐसा अविकसित एरिया है जहाँ पर बहुत सारी बीमारी कारण, अन्य वजहों कारण बच्चों की मृत्यु ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर लोग कहते हैं भाई 2-4 कर लेते हैं, 1-2 अगर टपक गए तो 1-2 हमारे बचे रहेंगे, हमारे जीवन बुढ़ापा का सहारा बनेंगे। तो ये भी है। समझदारी की कमी होते है, बिल्कुल मेरे भाई, उनको तो कॉमन सेंस कम होती है, उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से भी जनसंख्या उतना जो है जो नियोजन प्रक्रियाएं होती है नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी पैदा हो जाते हैं। जब वो आ जाते हैं पेट में तो कहता है चलिए जो है ये सब प्रभु की माया है, प्रभु की कृपा है, आ गए हैं तो रहने दो, ये भी हो जाता है। अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियां होती हैं दोस्तों। आर्थिक मजबूरियां मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा जो पिछड़ा समाज होता है तो उनको ये लगता है कि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा कमा कर लाएंगे, तो ये भी हो जाता है। तो यहाँ पर सभी 4 के चारों यहाँ पर एक जो है जनसंख्या नियंत्रित करने का दोस्तों न कराने का एक कारण भी हो सकता है। आगे अगर देखें हम लोग यहाँ भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ये आपको बता देते हैं, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। लेकिन इसके बाद से 9 साल बाद 1981 से लगातार जनगणना होती आ रही है। 2011 तक लगातार हुई, 21 में होना था, कोविड के कारण सरकार ने नहीं कराया। अभी सरकार करा रही है, 2027 तक ये जनगणना कंप्लीट हो जाएगी। तो 2011 तक ये क्रम सही था, लेकिन मोदी जी ने इसका क्रम बिगाड़ दिया, जिससे लोग याद रखें कि हाँ ये मोदी के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। आगे अगर हम लोग देखें उन्होंने बदल दिया क्रम, तो ये हो जाएगा। और यहाँ जो 81 से जो शुरू किया था वो रिपन ने शुरू किया था, वो रिपन ने। आगे देखें इसका प्रश्न और मैं डाला हूँ, आगे आ जाएगा, ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। भारत में अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो मैंने पहले नाम बता दिया था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुआ था दोस्तों, 1872 में। आगे अगर देखें हम लोगों ने तो प्रथम नियमित जनगणना जो हुई थी वो 81 से हो रही है। मैंने पहले बताया रिपन के शासनकाल से, ये रिपन के कार्यकाल से, रिपन जो शासन का जन्मदाता कहा जाता है। आगे ज़रा हम लोग देखें यहाँ पर, तो सूची 1 और 2 को आपको मिलाना है, तो मिलाकर बता देना है मेरे भाई। तो सबसे पहले आप 1901 और 21 के बीच देखोगे तो यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि बहुत धीमा थी दोस्तों, यहाँ पर मंद वृद्धि था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सुविधा वगैरह भी नहीं थी और मृत्यु दर ज़्यादा था, तो गुलामी के जंजीर में हम लोग जी रहे थे। तो यहाँ पर मंद जनसंख्या बड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो 2021 से 51 के बीच क्या हुआ दोस्तों, जनसंख्या लगभग स्थिर थी, स्थिर जनसंख्या थी। तो यहाँ पर ये इसके पास चला जाएगा। अब 51 से देश आज़ाद होते ही लोग आज़ादी पा गए, तो इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ाए तो बहुत तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि यहाँ हो जाएगा 81-2001 में, उच्च वृद्धि लेकिन घटने की भी प्रवृत्ति देखा गया। तो इसका विकल्प यहाँ पर नहीं है दोस्तों। तो साथियों हम लोग लगभग यहाँ पर जो है अपनी ये जो छठी टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका पार्ट ए हम लोगों ने देख लिया। अब जस्ट हम लोग इसके बाद साथियों, इसके जस्ट बाद पार्ट बी इसका हम लोग अपलोड कर देंगे, यानी जितने प्रश्न यहाँ पर आपके 67 के बाद बचे हैं पूरा प्रश्न यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो चलें, आपको पार्ट बी में देखने को सारे प्रश्न मिलेंगे। नमस्कार।